Hello everyone, this is Paribos. Welcome to the Buffer Chemistry and Travac Blue. Today we are going to start inorganic section with a new chapter, coordination compound, and this is very important chapter for the purpose of 12th board as well as competition like IIT Advanced, IIT Mains and medicals. Very important section. और अगर हम बात करें एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और मॉडर्न साइंस के लैंग्वेज में, मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लैंग्वेज में और हमारे लाइफ शेड्यूल से, तो इसका हमारे लाइफ में भी एक बहुत बड़ा वाइटल रोल है और इसी के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है और हर साल इसमें क्वेश्चंस देखे जाते हैं कंपटीशंस में, इसलिए आपका फोकस इस पर पूरी तरह से होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, थोड़ी बहुत बॉन्डिंग की कॉन्सेप्ट्स इसमें आएंगे, तो आप बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट होप सो आप लोग का क्लियर होगा और अगर नहीं है तो पीछे से किसी चीज़ों को रिवाइज करें। तो हम लोग आज बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कहता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब है कि हम लोग वास्तव में यहाँ जो बात करेंगे वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब है कि हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात हम लोग करेंगे। दिस इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब सवाल है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है? तो कहता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ब्रांच है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या कहता है कि ये क्या है? तो ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, branch of inorganic chemistry that deals with the branch of inorganic chemistry that deals with preparation, properties, stereochemistry of preparation property, stereochemistry, और आगे बढ़ा देते हैं stereochemistry and bonding of कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या इसी को बोल सकते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कहता है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, दैट मीन्स केमिकल, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो हम लोग डील करेंगे चैप्टर में, वो कहता है कि ये जो पार्ट है वो इनऑर्गेनिक पार्ट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन के बारे में। कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, उसके बिहेवियर, स्टोइकोमेट्री क्या होते हैं, और बॉन्डिंग बिहेवियर क्या है, वो बॉन्ड वगैरह कैसे बनाता है, ये सारी चीज़ों का स्टडी करेंगे। दैट इज़ द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और केमिकल, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या बोल सकते हो इसी को, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी आप बोल सकते हो। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। ओके देन, अब कहता है कि सबसे पहले हम लोग जैसा बात कर रहे थे, तो मैंने बोला कि ये इंजीनियरिंग के पेपर में ये बहुत ही है इम्पोर्टेंट होता है, एडवांस में वगैरह में भी क्वेश्चंस आते हैं, मेडिकल्स में तो आना ही आना है, 2 से 3 क्वेश्चन ये कंफर्म है। बोर्ड्स में आपके 5 से 6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को पढ़ना है। अब कहता है कि इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया गया है। एक है, नाम है थॉमस मनन। बहुत ही कोऑर्डिनेशन
केमिस्ट्री इनको बोला गया है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो कहता है कि अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन केमिस्ट, अगर हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट के अनुसार बात करें तो अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन केमिस्ट, अगर हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट के अनुसार बात करें तो क्या है, तो कहता है अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन केमिस्ट, अगर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो कौन सा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट, तो बहुत ही अच्छा नाम है अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन केमिस्ट थॉमस मनन। ये मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छा जानकारी देते हैं। कहता है इनके अनुसार क्या है, तो कहता है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट थॉमस मनन के अनुसार कहा गया है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ modern inorganic chemistry, modern inorganic chemistry, industrial chemistry, कहता है मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का ये बहुत ही क्या है आपका एक ब्रॉड अप्रोच है, ये एक हाई अप्रोच है जिसके बारे में हम लोग विशेष तौर पे बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है और ये बहुत फ़ायदा करता है। इतना ही नहीं, आप खास तौर पे एक लाइन और जोड़ सकते हैं, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा स्लो हो गए थे हम लोग, फिर से देख लीजिए। कहता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करेंगे कि आखिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वर्क कैसे करता है, सब सारी चीज़ों के बारे में। तो अगर बेसिकली अगर इस चैप्टर के बारे में हम इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो कहता है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है, ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच जो हम लोग को बताता है किसके बारे में, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का प्रिपरेशन कैसे होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी स्टोरियोकेमिस्ट्री क्या है और उसकी बॉन्डिंग कैसे होती है, वो बिहेवियर क्या है, ये सारे चीज़ों का इंफॉर्मेशन देता है। एक बहुत ही अच्छा केमिस्ट हैं हमारे जिनका नाम है थॉमस मनन। वो स्पेशल आपके केमिस्ट हैं किसके, इसी चैप्टर के थम हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बहुत ही अच्छे ज्ञाता थॉमस मनन। और थॉमस मनन का एक स्टेटमेंट आया है कि थॉमस मनन कहते हैं कि वास्तव में जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है वो मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब जो हमारा जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी का है या फिर जो हम इंडस्ट्री लेवल पर जो यूज़ करते हैं केमिस्ट्री को, या हमारे लाइफ में, मैंने बोला ना कि इनऑर्गेनिक ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है का हमारे लाइफ में एक बहुत ही वाइटल रोल है। कहोगे सर वाइटल रोल कैसे है, तो कहता है कि जो आपके बॉडी में जो ब्लड है, जो आरबीसी की हम बात करते हैं, हीमोग्लोबिन की जो बात करते हैं, वो हीमोग्लोबिन एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। प्लांट्स में जो फूड बनता है किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा, तो वो जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोफिल भी हमारा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। सो कहता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ही बैकबोन नहीं है, ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का ही बैकबोन नहीं है ना, बल्कि ये हमारे बायो इनऑर्गेनिक, मतलब वैसे कंपाउंड जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी चल रही है, हमारी लाइफ चल रही है, तो वैसे कंपाउंड्स के रूप में भी ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा रोल है। और इसके बिना तो हम लोग चल ही नहीं सकते हैं। अगर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं हो और अगर फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल पार्टिसिपेट नहीं करे तो न हम रह सकते हैं, न प्लांट्स फूड बना सकता है। दैट मीन्स देयर इज नो मीनिंग ऑफ लाइफ ऑन दी अर्थ। तो अर्थ पर लाइफ का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। दैट मीन्स जो आप बात करते हो क्लोरोफिल का, जो आप बात करते हो हीमोग्लोबिन का, वो भी ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और हमारे लाइफ में इसका बहुत ही वाइटल रोल है।
तो एज यूजुअल जैसा हम लोग पहले बात करते थे उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि व्हाट इज द कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का कंटेंट क्या है, क्योंकि जब तक हम लोग कंटेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलता हम लोग आगे नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ, पता ये होना चाहिए हर चीज़ों का एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा ब्रॉडनेस है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही लेंथ होता है किसी भी सेक्शन का। तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि जो हमारे जो सिलेबस बनाए गए हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, तो वो जो सिलेबस हैं उसके अंदर हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, दैट मीन्स कंटेंट्स क्या क्या हैं, ये पता होने चाहिए। तो मैं इसकी पहले बात करूँगा। तो पहला कंटेंट है सॉल्ट एंड इट्स टाइप। सॉल्ट एंड इट्स टाइप, जहाँ पर हम लोग जो पढ़ेंगे वो डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का इंफॉर्मेशन निकालने का प्रयास करेंगे, जानकारी लेंगे। दूसरा जो आता है वह है टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे कि आखिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस किस खास तरह का टर्म का बार बार यूज होता है, ये दो चीज जानेंगे। तीसरा जो हमारे सामने आता है सेक्शन, वो आता है टाइप्स ऑफ लिगैंड। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। अगर लिगैंड का इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं हो तो इस चैप्टर का कोई दम नहीं। अगर मतलब ये कह सकते हो कि लिगैंड जो है इस चैप्टर का बैकबोन है, इस चैप्टर का ताकत है। जिसको लिगैंड का पूरा पूरा सही इंफॉर्मेशन होगा उस बच्चे के लिए, उस स्टूडेंट के लिए, उन लोगों के लिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोई दम नहीं बचता है। एवरीथिंग इन बिलोंग्स टू द टाइप्स ऑफ लिगैंड। लिगैंड का टोटल इंफॉर्मेशन चाहिए हमको। फिर आता है टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कितने टाइप के होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फिफ्थ सेक्शन है। फिफ्थ नोमेनक्लेचर। 7 स्टीरियोकेमिस्ट्री और इसी को बोल सकते हैं एनसीईआरटी के अनुसार कॉम्प्लेक्स पॉलीहेड्रन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री या कॉम्प्लेक्स पॉलीहेड्रन, नहीं दो इतना ही। 7 कंटेंट नंबर 7 वर्नर्स थ्योरी। 8 वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। 9 क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। 10 सिज्विक कॉन्सेप्ट या इसी को बोल सकते हो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। 11 आइसोमेरेज। 12 ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, जिसमें हम लोग खासतौर पे पढ़ेंगे कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में, और उसी में जाकर करके हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड में हम लोग क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर क्या होता है, काम कैसे करता है क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ेंगे कि हीमोग्लोबिन रेड कब होता है, ब्लू कब होता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। और ब्लैक किस वजह से होता है, आप पढ़ते हो ना
कि हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड के टच में आता है, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ब्लैक दिखता है, और जब ऑक्सीजन का टच में आता है तो ब्लू मतलब रेड दिखता है, और ऐसे रहता है तो ब्लू दिखता है। तो ये सारे जो फॉर्म है वो कैसे होता है, क्यों कलर पे होता है, तो केमिकल बिहेवियर सारी चीज़ हम लोग यहाँ स्टडी करने वाले हैं। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा अगर आप सीखने का प्रयास करते हो तो, अदरवाइज कोई बात नहीं है। फिर हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनोमेटालिक के बाद आता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और 14 कंटेंट नंबर 14 जो है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। और इसको कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करते हैं, दीज आर द कंटेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो पढ़ने हैं हम लोग को लगभग 14 कंटेंट्स पढ़ने हैं, और ये चैप्टर मैं बार बार बोल रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर हम लोग बात करते हैं तो हर हाल में आईआईटी मेंस में एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, आईआईटी मेंस में वो एक क्वेश्चन रहना ही रहना है। एडवांस में अगर हम लोग देखें तो एडवांस में भी अगर 2 पेपर है तो मान के चलो कि 1 से 2 क्वेश्चन दिख ही जाता है आपको। फिर ये चलो कि एडवांस के बाद अगर हम बोर्ड की बात कर लेते हैं तो बोर्ड में आपको 6 से 7 मार्क्स, क्योंकि कभी कभी 6 मार्क्स ही है लेकिन बढ़ा कर कभी कभी पूछ देता है बोर्ड के लिए। अगर नीट के लिए बात करते हैं तो नीट के एग्जामिनेशन में भाई इसका तो बहुत बड़ा रोल होता है। नीट के पर्पज से अगर हम बात करते हैं तो कहता है कि ये भी 3 से 4 क्वेश्चन आप रख लो, 3 क्वेश्चन तो एकदम रहना ही रहना है। सो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन भाई, अगर इसको आप कंप्लीट नहीं करते हो तो आपको जो है कहाँ से कहाँ पीछे धकेलेगा इसका कोई पता नहीं चलेगा। तो बहुत ही जॉयलेबल सेक्शन है, बहुत ही जॉयलेबल चैप्टर है। जितना एंजॉय करोगे इस चैप्टर के साथ, जितना एप्लीकेशन के साथ पढ़ोगे मज़ा उतना ज़्यादा आएगा। तो हम लोग फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि कंटेंट्स क्या क्या हैं। तो पहला हम लोग को बात करना है सॉल्ट में, जिसमें डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में स्पेशली हम लोग बात करेंगे, और दूसरा टर्मिनोलॉजी। देखो कहता है कि टर्मिनोलॉजी हर हाल में कमांड में होना चाहिए। टर्मिनोलॉजी अगर छूटता है तो गड़बड़ा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में टर्मिनोलॉजी का एक बड़ा रोल होता है, और उससे कहीं ज़्यादा रोल होता है इस वाले सेक्शन का। दैट मीन्स ये वाला तो हर हाल में आपको जो है लिगेंड्स के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन पता होता है। जितने भी मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ लिगेंड्स के बारे में दूंगा, आपका अकेले 2 से 3 क्लास जो है सिर्फ लिगेंड पर चलने वाला है। और अगर लिगेंड नहीं याद हुआ तो भाई बहुत दिक्कत होगा। मैं बार बोल रहा हूँ, बॉन्डिंग कैसे लिखते हैं, बनाते कैसे हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आपको अगर नहीं याद है तो जाइए उसको रिवाइज कीजिए और लेक्चर देखिए आगे जाकर के, तब फायदा करेगा। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, फिर देखो आपका स्टीरियो केमिस्ट्री से एकदम जम के क्वेश्चन, नोमेनक्लेचर से जरूरी नहीं कि आएगा, ये क्वेश्चन बोर्ड्स में देखने को मिलते हैं। लेकिन स्टीरियो केमिस्ट्री की अगर बात करें तो स्टीरियो केमिस्ट्री का एक बहुत मजेदार चीज़ है। स्टीरियो केमिस्ट्री तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फिर आपको जो आता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्वेश्चन खूब आता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का बोर्ड में क्वेश्चन आता है। आईआईटी मेंस में इसका सिलेबस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का नहीं है। एडवांस में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से क्वेश्चन आता है। आईआईटी मेंस में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से प्रॉब्लम नहीं आता है, और बोर्ड में आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से प्रॉब्लम आता है। आईआईटी मेंस में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से प्रॉब्लम नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कभी कभी इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। आइसोमेरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इंपॉर्टेंट है, आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इंपॉर्टेंट है। भाई बहुत पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बहुत छोटा सेक्शन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, छोटा सेक्शन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। और स्टेबिलिटी भाई बोर्ड में कंपटीशन में सब जगह स्टेबिलिटी से प्रॉब्लम आते हैं, और यहाँ पर जो है हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। देखो फिजिकल केमिस्ट्री नहीं छोड़ेगा पीछा आपका।
स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर को सामने लाना ही लाना है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जैसे ही आएंगे केमिकल बॉन्डिंग आएगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री में जाएंगे केमिकल बॉन्डिंग आएगा, आइसोमेरिज में जाएंगे केमिकल बॉन्डिंग आने वाला है। तो केमिकल बॉन्डिंग आपका पीछा कुछ नहीं छोड़ने वाला है। अगर लिगेंड्स के बारे में हम लोग जब स्टडी करेंगे तो वहाँ केमिकल बॉन्डिंग आना ही आना है। तो बॉन्डिंग अगर नहीं दिमाग में है, चूंकि एक लंबा छुट्टी हो गया है मार्च से लेकर के गवर्नमेंट के अनुसार ड्यू टू द कोविड-19 अभी तक आपका छुट्टियां ही चल रहा है और आप प्रॉपर वे में नहीं पढ़ाई कर रहे हो, तो फिर ऐसे सिचुएशन में आपको एक बार केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन कर लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में केमिकल बॉन्डिंग का कहीं ना कहीं थोड़ा या बहुत जो भी है यूजेस आएंगे। चूंकि इनऑर्गेनिक सेक्शन है और केमिकल बॉन्डिंग जो होता है वो इनऑर्गेनिक का अपने आप में कह सकते हो बोन मैरो होता है, इस वजह से कमांड होना चाहिए। चूंकि बॉन्डिंग से ही चीज़ें बाहर निकली है हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड के बारे में। तो केमिकल बॉन्डिंग में स्पेशली जो है कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में खूब जम के चर्चा करते हो, आयनिक बॉन्ड के बारे में जम के चर्चा करते हो, लेकिन डेटिव बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड पर बस थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेके छोड़ दिया जाता है। वही जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक स्पेशल चैप्टर बन जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर सीधे सीधे लैंग्वेज में ये समझना चाहो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब हो गया कि ऐसा कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, वैसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन शॉर्ट वे बहुत छोटे में वर्ड में अगर हम बोले तो दैट मीन्स दिस चैप्टर कंप्लीटली बिलोंग्स टू द बिहेवियर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड कैसे बनता है इसके बारे में चर्चा करना है। तो दीज आर द सिलेबस, दीज आर द इंपॉर्टेंट सिलेबस। जहां पर मैंने स्टार्ट मार्क किया है वो तो हर हाल में किसी हालत में भूलना नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस उसी से पूछे जाते हैं। और आपका वेटेज क्या है किसी भी एग्जामिनेशन में, वो वेटेज मैंने आपको इंडिकेट कर दिया है। तो होप सो इट इज क्लियर। ये सारी चीजें आपका क्लियर हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेक्शंस वे ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। और आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। पहले तो छोटी छोटी बातें जानेंगे, उसके बाद हम लोग इसको लंबे चौड़े लैंग्वेज में अपना जो भी डील करना है वो करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्ट और उसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं कि सॉल्ट, अब देखो क्या है, बहुत मैं थोड़ा इसको जीरो लेवल पे ले जाके वर्क करूँगा, एकदम बहुत बचपन के आधार पर समझाऊंगा। हाँ, लेकिन जो भी बात बोलूँगा वो इस चैप्टर के अनुसार बात बोलूँगा, क्योंकि सॉल्ट भी बहुत तरह का होता है। देखो जनरली बेसिकली आप पढ़ते हो कि सर जब एसिड का एक्वस सॉल्यूशन होता है, एसिड और बेस जब मिलता है, जब एसिड और बेस मिलता है सर, तो हमारा ऑलवेज सॉल्ट बनता है। ये सब लोग पढ़े हुए हो कि सॉल्ट बनता है, सॉल्ट बनता है, ये सब लोग पढ़े हुए हो कि सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है सर। तो ये पुरानी चीज़ें हैं, ये पुरानी चीज़ें हैं, ये कोई नया चीज़ नहीं है। अब जैसे आप ये बात करते हो, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि छोटी चीज़ों को सामने ला रहा हूँ, क्यों ला रहा हूँ आगे जाके आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो देखो HCl है, एक्वस है, और बेस अगर हम लोग ले लेते हैं KOH एक्वस ले रहे हैं। चूँकि देखो दिस इज इंट्रो क्लास में बस छोटी छोटी बातें, अगले दिन से इसको हम पूरे एफिशिएंसी में आगे बढ़ाने वाले हैं। तो ये जो होता है एसिड बेस के बीच न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हाई दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्यों हमको इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, इसका भी रीजन मैंने पहले भी डिस्कस किया है। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है वो KCl एक्वस बनता है प्लस वाटर बनता है। एंड व्हाई दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये जो होता है वो क्या आप पढ़ते हो कि ये जो होता है यहाँ प्रोसेस चलता है न्यूट्रलाइजेशन, प्रोसेस चलता है न्यूट्रलाइजेशन। प्रोसेस न्यूट्रलाइजेशन क्यों कहते हैं, क्यों इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन का मतलब हो गया एसिड से H+ का आइडेंटिफिकेशन होता है, बेस से OH- का आइडेंटिफिकेशन होता है, और जब दोनों मिलता है तो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाता है, दैट इज कॉल्ड वाटर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Here the KCl, if KCl एक salt है, and this salt is simple salt, this is called simple salt। simple salt का मतलब क्या, what is the meaning of simple salt? तो simple salt वैसे salt को बोलते हैं कि देखो क्या है ना, सिंपल सॉल्ट मतलब क्या हो गया कि जिसमें आपका एक ऐसा सॉल्ट जिसका फॉर्मेशन एक एसिड और एक बेस से हो रहा है, और जब इसको वाटर में डिजोल्व करवा दें तो उसके कंपोनेंट आयंस बाहर आ जाएं,
जिसमें एक टाइप का कैटायन और एक ही तरह का एनायन, दैट मीन्स सिंपल सॉल्ट का आइडेंटिफिकेशन है। सिंपल सॉल्ट उसको बोलते हैं कि जब हम इसको क्या करेंगे कि सिंपल सॉल्ट का मतलब क्या है, तो डिसोसिएट इनटू आयंस इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में टूटेगा, ये टूटेगा जरूर, लेकिन ये जो आयंस की संख्या दिख रहे हो, जो आयंस में टूटेगा वहां पर एक ही कैटायन दिखना चाहिए। दिस इज ओनली वन कैटायन एंड वन एनायन, एक कैटायन और एक एनायन मिलता है, तो वैसे सॉल्ट को हम लोग सिंपल सॉल्ट के नाम से बुलाते हैं। अब जैसे अगर हम बात करते हैं कि देखो, जैसे आप बोलते हो कि सर NaCl लिए और NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिए, तो एक्वस सॉल्यूशन में जब इसका डिसोसिएशन होगा, आयनाइजेशन होगा, तो आप दो चीज़ें बाहर देखोगे, एक तो Na+ देखोगे और दूसरा Cl-। तो जब इसका वाटर में डिसोसिएशन होगा तो एक Na+ मिलेगा और दूसरा Cl- मिलेगा। तो आप देख रहे हो कि ये दोनों ही एक्वस फेजेस में जरूर मिले हैं, लेकिन क्या है कि आपको मात्र एक कैटायन और एक ही एनायन मिला। सो दिस सॉल्ट इज सिंपल सॉल्ट। इस सॉल्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल सॉल्ट के नाम से बुलाएंगे। तो सिंपल सॉल्ट का मतलब हो गया कि वैसा सॉल्ट जिसको अगर हम वाटर में डिजोल्व करवाएं या किसी स्पेसिफिक पार्टिकुलरली सॉल्वेंट में, चाहे वो एक्वस हो नॉन एक्वस हो, डजेंट मैटर, मैटर है कि पार्टिकुलर सॉल्वेंट में अगर डिजोल्व करवाते हैं, तो पार्टिकुलर सॉल्वेंट में डिजोल्व करवाने के बाद एक ही कैटायन और एक ही एनायन बाहर आता है, तो वैसे सॉल्ट को हम लोग सिंपल सॉल्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला NaCl, तो NaCl को जो वाटर में डिजोल्व करवाया गया तो एक ही Na+ और एक ही Cl- है, दैट मीन्स एक कैटायन और एक एनायन का मतलब क्या है, नेचर वाइज, संख्या के वाइज नहीं, नेचर के वाइज, टाइप के वाइज, मतलब एक ही टाइप का कैटायन और एक ही टाइप का एनायन। अब जैसे देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं MgCl2 और MgCl2 का एक्वस फॉर्म में लेते हैं, तो जब ये डिसॉल्व होता है और डिसोसिएट करेगा, तो डिसोसिएट करने के बाद दो तरह का आयन बनाएगा, एक Mg2+ आयन बनाकर देता है और दूसरा Cl- आयन बनाकर देता है। अब कहोगे सर यहाँ तो कैटायन एक है, तो यहाँ पर भी एक ही कैटायन है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, टाइप वाइज नहीं देखना, टाइप वाइज देखना, नेचर वाइज देखना, संख्या वाइज नहीं दिखना, और एक ही टाइप का एनायन है। ओनली वन टाइप ऑफ कैटायन एंड ओनली वन टाइप ऑफ एनायन, मतलब एक ही तरह का कैटायन और एक ही तरह का एनायन मिला, तो वो सॉल्ट को जो हम लोग बोलेंगे दिस इज कॉल्ड सिंपल सॉल्ट। वैसे सॉल्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल सॉल्ट के नाम से बुलाएंगे। ये ध्यान रखना है, जिस सॉल्ट को प्रॉपर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करवाते हैं और डिसॉल्व करवाने के बाद एक ही टाइप का कैटायन और एक ही टाइप का एनायन, जैसे देखो यहाँ 2 Cl- है, तो दिस इज ये Cl-2 जरूर है, लेकिन एनायन तो एक ही टाइप का है, वो क्लोराइड आयन है। तो सिंगल टाइप का एनायन और सिंगल टाइप का कैटायन मिल रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल सॉल्ट। और अगर एक से ज़्यादा टाइप का कैटायन या फिर एक से ज़्यादा टाइप का एनायन मिलेगा, तो उसको हम लोग कभी भी सिंपल सॉल्ट नहीं बोल सकते हैं। तो होप सो इट इज क्लियर कि सिंपल सॉल्ट का मीनिंग क्या होता है, ये आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। आगे हम बात करते हैं। अब देखो क्या है कि अब यहीं से हमारा सारा खेल स्टार्ट होता है। खेल क्या स्टार्ट होता है, तो कहता है कि ये जो सिंपल सॉल्ट है, ये जो सिंपल सॉल्ट है, एक सिंपल सॉल्ट जब दूसरे सिंपल सॉल्ट से कंबाइंड करेगा, मतलब दो सिंपल सॉल्ट हो या संख्या में 2 से ज़्यादा हो, और दोनों के मिलने के बाद जब दोनों का एडिशन होगा, तो मिलने के बाद एक एडिशनल कंपाउंड बन के बाहर आता है। एडिशनल कंपाउंड जब दोनों के बीच चेंज देखने को मिलेगा, वो चेंज कैसा होगा बाद की बात करेंगे। तो कहता है कि जब 2 सिंपल सॉल्ट या 2 से ज़्यादा सिंपल सॉल्ट एक दूसरे से कंबाइंड करते हैं, तो कंबाइंड करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एडिशनल कंपाउंड या एडक्ट के नाम से बुलाते हैं। एडिशनल कंपाउंड या एडक्ट, एडक्ट या एडिशनल मतलब दो जुड़ा हुआ, मतलब जोड़ करके मिला हुआ, तो उसको बोलते हैं हम लोग एडिशनल कंपाउंड। और ये जो एडिशनल कंपाउंड होता है,
यही एडिशनल कंपाउंड दो टाइप का होता है। दो टाइप का कैसे? तो कहता है कि अगर इन दोनों के बीच रिएक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। रिएक्शन होने का मतलब है केमिकल चेंज और रिएक्शन नहीं होने का मतलब है फिजिकल चेंज। तो अगर केवल फिजिकल चेंज देखने को मिलता है, अगर केवल फिजिकल चेंज देखने को मिलता है तो वहां से जो मिलने वाला एडिशनल कंपाउंड जो सॉल्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डबल सॉल्ट। उसको हम लोग डबल सॉल्ट के नाम से बुलाते हैं। और अगर केमिकल चेंज देखने को मिलेगा, केमिकल चेंज, तो अगर केमिकल चेंज देखने को मिलेगा तो फिर उस सॉल्ट को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, या फिर उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल दो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या इस तरह से कुछ बोल सकते हो, आपके पास ये नाम है। अब कहता है कि क्या बोला कि एडिशनल कंपाउंड एडक्ट बनता है। तो कहता है कि जब दो सिंपल सॉल्ट या दो से ज़्यादा सिंपल सॉल्ट को मिलाते हैं तो प्रोडक्ट के रूप में एडिशनल कंपाउंड बनता है। ये एडिशनल कंपाउंड दो टाइप का हो सकता है, डबल सॉल्ट के रूप में हो सकता है और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के रूप में हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि इन दोनों सॉल्ट के बीच रिएक्शन हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। अगर इन दोनों के बीच रिएक्शन हो गया तो वो डबल सॉल्ट है, और इन दोनों के बीच रिएक्शन नहीं हुआ, दैट मीन्स केवल फिजिकल चेंज देखने को मिला तो वो एक डबल सॉल्ट है। और उन दोनों के बीच अगर रिएक्शन हो गया अर्थात केमिकल चेंज देखने को मिला तो उसको बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब इस डबल सॉल्ट का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, जो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, तो उसके सिंपलेस्ट फॉर्म को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड सॉल्ट के नाम से भी बुलाते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि डबल सॉल्ट जो है अपने आप में एक मिक्स्ड सॉल्ट है। अब ये काम क्या है, कैसे ये सॉल्ट काम करता है, इसके बारे में क्या है, ये सारे इंफॉर्मेशन मैं अब आज नहीं दूंगा। इन द नेक्स्ट क्लास ये सारे इंफॉर्मेशन आपको दिए जाएंगे इसके बारे में। यहीं से हमारा मेन चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट होता है, जिसकी पढ़ाई, जिसके क्लासेस नेक्स्ट क्लास से आपको चलेंगे। और आप एक बार केमिकल बॉन्डिंग को रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। अगर किसी तरह का दिक्कत आता है तो यू कैन आस्क द प्रॉब्लम, अदरवाइज है ना हम लोग आगे बढ़ते चलते रहेंगे। और जितना अच्छा बॉन्डिंग रहेगा उतने मज़ा आएगा इस चैप्टर में, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे चीज़ें जुड़ी हुई है। तो आज का लेक्चर हम लोग फिलहाल यहीं पर विराम देते हैं इस लेक्चर को। अगले क्लास में हम लोग इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पर डबल सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में जानेंगे, दोनों के डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे, और यहीं से हमारी बेसिक पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। तब तक के लिए हम लोग एक ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ विथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलिए, होप सो इट इज़ क्लियर। दिस इज इंट्रो क्लास, ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय।